नमस्कार। हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम समास पर सामान्य चर्चा करेंगे। समास समास का सामान्य अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। जैसे कोई बड़ा शब्द होता है दिन और रात, दिन और रात, इसको छोटा करना, रात दिन। अभी हमने देखा समास का सामान्य अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। दिन और रात, इसका छोटा किया तो रात दिन बना। इस प्रकार सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग से बने नवीन शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से या संयोग से बने नवीन शब्द को समास कहते हैं। जैसे दिन और रात, राजकन्या, गंगा जल। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो शब्दों के मेल से जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें समास कहते हैं। और समास में विभक्तियों का लोप होता है। जैसे यहाँ पर ये विभक्ति है और इसमें लोप हो गया। राज माता, राजा की माता, तो इसमें विभक्ति के लोप होने के कारण जो नवीन शब्द बना है राज माता, ये नवीन शब्द बना है। राजा की माता, राज माता, ये विभक्तियों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बना है। गंगा जल, गंगा का जल, ये जो शब्द है वो सामासिक या समस्त पद कहलाता है। और यह है पद है वो समास विग्रह के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब दो या एकाधिक शब्दों के मेल से विभक्ति के लोप के कारण जो शब्द बनता है वो सामासिक या समस्त पद या शब्द कहलाता है। जब एकाधिक शब्दों के मेल से और विभक्तियों के लोप के कारण जो नवीन या जो शब्द बनता है वो सामासिक या समस्त पद या शब्द कहलाता है। इसी प्रकार जब सामासिक शब्दों के साथ आवश्यक या संबंध रखने वाले आवश्यक विभक्तियों के प्रयोग के कारण जो शब्द बनता है वो समास विग्रह कहलाता है। अर्थात भर पेट, ये एक शब्द है। अब अपन इसका समास विग्रह करेंगे। पेट भर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो यहां हमने देखा कि रसोई घर ये सामासिक शब्द है और इस सामासिक शब्द के साथ जो आवश्यक संबंध के साथ प्रकट करना या लिखने के तरीके या ढंग को समास विग्रह कहते हैं। इस प्रकार सारांश के तौर पर हमने ये पढ़ा कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं और समास में विभक्तियों का लोप होता है। अब हम आगे समास के प्रकार पढ़ रहे हैं। समास और प्रकार। समास 6 प्रकार के हैं। इसका पहला प्रकार है अव्ययीभाव समास। वह समास
जिसका पहला पद अव्यय हो और वही पद प्रधान हो उसे अविभाव समास कहते हैं। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो और वही पद प्रधान हो उसे अविभाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, तो इसका विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। बेखबर, बिना खबर के। भरपेट, पेट भर। यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो और वही पद प्रधान होता है उसे अविभाव समास कहते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में पहला पद गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, रेलगाड़ी, दही बड़ा, आदि। तत्पुरुष समास विभक्तियों के आधार पर 6 प्रकार का है। नंबर 1 क्रम तत्पुरुष। क्रम तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होता है, अर्थात जिस समास में को विभक्ति का लोप हो उसे क्रम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ग्राम गत, अर्थात गांव को गया। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। नंबर 2 करण तत्पुरुष। जिस समास में से विभक्ति का लोप हो, जिस समास में से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत अर्थात तुलसी द्वारा लिखा गया, हस्तलिखित। हाथ से लिखा गया। इसके बाद नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस समास में को के लिए विभक्ति का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, गुरु दक्षिणा, आदि। हम रसोई घर का विग्रह करते हैं तो देखते हैं रसोई के लिए घर, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। नंबर 4 इसमें विशेष या पृथक होना विभक्ति का लोप होता है। इसके तो द्वारा है और इसमें अलग होने का भाव प्रकट हो।
जिस समास में से विभक्ति का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश निकाला, नेत्रहीन। देश निकाला विग्रह करेंगे तो देखते हैं देश से निकाला, बाहर अंदर था, देश से आउट कर दिया उसने। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। तो जिस समास में से यानी पृथक होना, अलग होने का भाव हो, से विभक्ति का लोप हो, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर है संबंध। संबंध तत्पुरुष समास। इसमें का, के, की आदि विभक्ति का लोप होता है। अर्थात जिस समास में का, के, की विभक्ति का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राजपुत्र, गंगा जल, राज कन्या, राजकुमारी। इस प्रकार के जो शब्द है उनमें संबंध तत्पुरुष समास पाए जाते हैं। अब विग्रह करने पर हम देखते हैं राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल, राज कन्या, राजा की कन्या। तो हम देखते हैं कि जिस समास में का, के, की आदि विभक्ति का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद तत्पुरुष समास का छठा और अंतिम है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समास में और पर विभक्ति का लोप होता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण ले सकते हैं अपन, आप बीती, रस गुल्ला, उसने अपनी आप बीती कहानी सुनाई अर्थात आप पर बीती। अर्चना जी ने उसे रसगुल्ला खुआया अर्थात इसका विग्रह करेंगे तो हमें ध्यान में आता है इसका विग्रह होगा रस में डूबा हुआ गुल्ला, रसगुल्ला। तो हम देखते हैं कि जिस समास में और पर विभक्ति का लोप हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। इस प्रकार दूसरा ये समास पूरा हुआ। आगे तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास हम देखें, तीसरा द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात जिस समास से पहले पद से संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो और दूसरा पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, चारपाई, त्रिगुण, त्रिवेदी या चतुर्वेदी आदि। इन शब्दों से या चौराहा, त्रिलोक, तीन लोक,
तीन लोगों के होने की हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। पहला जो शब्द है इसे हमें संख्या और दूसरा पद प्रधान है लोक, तीन लोक के होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इसमें द्विगु समास है। चार पाई जिसके चार पैर हो, त्रिगुण तीन गुण, चतुर्वेदी चार वेदियों वाला, चौराहा चार रास्ते निकलते हैं हम। तो यानी वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला है विशेषण, क्रमधारय समास। क्रमधारय समास वह समास जिसमें उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का भाव हो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। वह समास जिसमें उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का भाव पाया जाए, विशेषण विशेष्य का भाव पाया जाए उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, धर्मात्मा, महात्मा, तो हम देखते हैं चरण कमल, चरण रूपी कमल, महान है जो आत्मा। इसके बाद पांचवां है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और चय या और विभक्ति का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रात दिन, माता पिता। अब चूंकि इसमें दोनों पद प्रधान है, रात के साथ दिन और माता पिता हमारे लिए दोनों प्रधान है, तो जिस समास में भाव यह है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विभक्ति का लोप हो तथा योजक चिन्हों से जुड़े हुए हो वो द्वंद्व समास से कहलाते हैं। अंतिम है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास जिस समास में प्रथम व द्वितीय प्रधान होकर तीसरे पद से अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इसमें प्रथम और दूसरा पद से अर्थ नहीं निकलने पर तीसरे पद से अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास पाया जाता है। जैसे महावीर, चंद्र शेखर। तो हम देखते हैं महावीर अर्थात वीरों में जो महान है अर्थात हनुमान जी। महावीर वीरों में महान है अर्थात हनुमान जी। चंद्र है जिनके शिखर पर अर्थात शंकर। लंबोदर लंबा है जिसका उदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर। तो यहां पर लंबा उदर गणेश जी का होता है तो ये गणेश जी के लिए है। तो यहां पर तीसरे पद से अर्थ ग्रहण करने पर, लंबोदर से तीसरे पद से अर्थ ग्रहण करने पर गणेश जी हमारे सामने गणेश जी का चित्र प्रकट होता है तो यहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इस समास का जो अपने सामान्य समास पर चर्चा की, ये विषय हमारा यहीं समाप्त होता है और इससे संबंधित जो गृह कार्य आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसमें देखकर आप गृह कार्य करें।